नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 33वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। तब तुम्हारी समझ में आएगा कि राजकाज में कितना खर्चा है। यहाँ तुम ग्राम सभा के भंग मौज में ही पिलपिला गए हैं। गिलहरी के सिर पर महुआ चूपड़े तो समझेगी गाजगिरी है। दरोगा जी और जोगनाथ जाते हुए दिखाई दिए। सनीचर ने पहले कमीज उठाकर पहनना चाहा। कमीज चुनाव के बाद बनी थी और वैद्य जी के हुक्म से खास खास मौक़ों पर पहनी जाती थी। फिर ना जाने क्या सोचकर उसने चावल की टोकरी पर रख दी। फिर नंगे बदन पर एक बार हाथ फेरा, चुटिया सिर पर अच्छी तरह से छितरा ली और अंडरवियर को ऊपर खिसकाकर उसे जांघों के उद्गम तक खींच लिया। उसके बाद अवधूत शैली में वह दरोगा जी का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, यानी किसी काल्पनिक ग्राहक के लिए तराजू पर कुछ सौदा तोलने लगा। जोगनाथ ने आते ही कहा, प्रधान जी, दरोगा जी आए हैं। सनीचर ने दरोगा जी के सिर के ऊपर निगाह फेंकते हुए कहा, कहाँ हैं? आप ही हैं। सनीचर ने सामने पड़ी बेंच की ओर इशारा करके उनसे रुखाई से कहा, बैठो दरोगा जी, आप बिना वर्दी के थे, पहचानने में दिक्कत हो गई। दरोगा जी बेंच पर बैठ गए। उसके धूल झाड़ना उन्होंने नीति के विरुद्ध समझा। उनकी बगल में जोगनाथ भी बैठ गया। अब उन दोनों के हाथ में सिर्फ गांजे की चिलम भर पकड़ने का काम बाकी रहा। इसे छोड़कर अवधूत का दरबार सब तरफ से भरा पूरा दिखने लगा। दरोगा जी ने बताना शुरू किया कि सनीचर जैसे प्रधान के हाथ में शिवपालगंज बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने खेद प्रकट किया है कि अपनी तैनाती के दिनों में सनीचर से वे जान पहचान नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, जोगनाथ को कुछ गलतफहमी हो गई है, जिससे उन्होंने एक दावा। सनीचर ने बात टोक कर कहा, गलतफहमी? यह कौन सी चिड़िया है? आप अंग्रेजी छोड़कर देसी बोली में बताइए। हम देहाती आदमी हैं, कुछ ऐसा बोलिए कि बात समझ में आ जाए। दरोगा जी मूँछों पर जमे हुए मोम ने उनकी इज्जत बचाई। दरोगा जी की मूँछों पर जमे हुए मोम ने उनकी इज्जत बचाई। उठी मूँछों की छत्र छाया में आवाज़ को बहुत मीठा बनाकर उन्होंने समझाया, जोगनाथ को कुछ भरम हो गया कि सनीचर ने कहा, भरम हो गया है तो इसी मुकदमे में सब साफ हो जाएगा। 4 पेशी के बाद पता चल जाएगा भरम किसको है। दरोगा जी ने बेंच पर भी कसमकस नहीं दिखाई। घड़ी देखते हुए बोले, देखिए प्रधान जी, आप यही समझ लें कि भरम मुझको हुआ था। गलती मेरी थी। मुझे पूरी शहादत देखे बिना इस मुकदमे में हाथ नहीं डालना था। मैं अब सुलह करने को तैयार हूँ। आप जो सही समझें वही किया जाए। जोगनाथ मुस्कुराया, पर सनीचर ने गंभीरता के साथ कहा, क्या कहते हो जोगनाथ? मुझे क्या कहना है? मैं तो तब भी गुंडा था, अब भी गुंडा हूँ। कहना सुनना तो तुम ही को है। बस मेरी राय पूछते हो तो वह भी सुन लो। दरोगा जी जो कह रहे हैं उसी को लिख कर दे दे, मामला खत्म समझ लिया जाए। दरोगा जी कुछ नहीं बोले। सनीचर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं बताऊं दरोगा जी? चलिए वैद्य जी से बात कर ली जाए। दरोगा जी ने कहा, उनसे तो मैं बात कर चुका हूँ। वे कहते हैं कि मामला गांव सभा के हाथ में है। जोगनाथ का मुकदमा गांव सभा ही लड़ रही है। उनका कहना है कि मुकदमा वापस लेने का फैसला आप ही करेंगे। वैद्य जी तो गांव पंचायत के मेंबर भी नहीं हैं। हाँ, सो तो ठीक है। सनीचर ने हवा बांधते हुए कहा, फिर रुक कर बात जोड़ी, फिर भी वैद्य जी से बात कर ली जाए। पर वह तो कहते हैं कि मेंबर तक नहीं है। सनीचर ने चावल की टोकरी से कमीज निकालकर जोर से फटकारी। धूल उड़ी, पर दरोगा जी ने नाक तक नहीं सिकोड़ी। कमीज पहनते हुए वह बोला, चलिए चलना हो तो उसी दरबार में है। उस दिन शाम होने पर गांव सभा की ओर से भंग भोज हुआ। गांधी चबूतरे पर कई सिले एक साथ खटकने लगी। धूल धक्कड़ में भंग की पिसाई हुई। कहीं भंग नशा करने से इनकार न कर दे, इस खतरे को दूर करने के लिए उसमें धतूरे के कुछ बीज भी मिला लिए गए। बादाम, पिस्ता, काली मिर्च, इलायची, 10-20 तरह की न
पहचानी जाने वाली चीज़ें उसमें पीस कर डाली गईं। उस मिक्सचर को दूध और पानी में घोला गया। देखते देखते कई बाल्टियाँ उफना चलीं। बंदर की तरह उछलकर शनिचर ने पहले एक गिलास भंग एक पेड़ के पास रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ाई और उसी के साथ वह भंग से संबंधित सैकड़ों सूक्तियाँ और प्रार्थनाएं जवानी पढ़ने लगा। पुराने जमाने का अशिक्षित आदमी भी आज के शिक्षित के मुकाबले कितना ज़्यादा जानता है। इस भावना से लोगों ने तारीफ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। फिर भंग बटने लगी। न जाने कितने लड़के गांधी चबूतरे के पास जमा हो गए। उनकी आंख से कीचड़ बह रहा था, मुंह से लार टपक रही थी, पेट लगभग सभी के निकले हुए थे और ये स्पष्ट था कि उनके घरों में खाने की कमी नहीं है। लड़कों की आवाज़ चिहचिहाती हुई और कभी कभी भर्राती हुई निकलती। उससे भी ज़्यादा अस्वाभाविक उनके चेहरे पर फैली हुई खुशी थी। हर समझदार समझ सकता था कि आगे की पीढ़ी जोर से चीख कर बोलेगी और हर हालत में फूले हुए पेट और हंसते हुए चेहरे के साथ रह लेगी। भंग पहले इन्हीं लड़कों में बटनी शुरू हुई। वे दूध का स्वाद भले ही न जानते हों, भंग के स्वाद पर बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जैसी राय देकर उसे मुदित मन से पीने लगे। उसी रात जोगनाथ ने शराब खाने पर खास लोगों को दारू का भोज दिया। उसमें मुख्य अतिथि उस आदमी को बनाया गया जो कुछ दिन पहले पड़ोस के गांव में हत्या के जुर्म से बरी होकर वापस आया था। उसकी उपस्थिति में वातावरण पहले से बड़ा सम्मानपूर्वक और शांत रहा। बाद में जब एक आदमी ने फौजी भाषा में कहा कि सोते हुए इंसान को बकरे जैसा काट डालना बहादुरी नहीं है जवान, ये चिकवे का काम है, तो वातावरण की शांति दुम दबाकर किसी सुराख में घुस गई। तुमने कभी कोई बकरा काटा है? मुख्य अतिथि ने पूछा। हम चिकवा नहीं हैं, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। मुख्य अतिथि ने अपनी बात दोहराई। तुमने कभी कोई बकरा काटा है? वह अपने चुग्गड़ पर निगाह टिकाकर बहुत धीमी और सीधी आवाज़ में बोल रहा था। उसने जब अपनी बात दोहराई तो कई लोग घबराकर उसके पास खिसक आए। किसी ने उसका हाथ छूकर कहा, जाने दो। उसने कहा कुछ नहीं और अपना हाथ हटाकर झटक लिया। तिवारी कहा, तुमने कभी कोई, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तिवारी ने कहा, तुमने कभी कोई, जाने दो भाई। लोगों ने उसकी खुशामद शुरू कर दी, पर फौजी भाषा बोलने वाला आदमी भी अब तक वहाँ पहुँच चुका था जहाँ पर हर चीज़ से तिनका और हर आदमी को भुनका की संज्ञा दी जाती थी। उनसे जनसाधारण ने कहा कि इस जवान को दारू चढ़ गया है, इसे उधर कोने में लिटा दो, सिर पर ठंडा पानी डालो। ये शुरुआत थी। चुगड़ों और बोतलों की तोड़ फोड़ में ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर वे लोग शराब घर से बाहर आकर सड़क पर कुछ देर गालियों का भोज करते रहे। 1 बजने पर लातों मुक्कों और लाठियों का भोज शुरू हुआ। पड़ोस के मकान से लोग जाग गए और थाने पर लोग सो गए। रंगनाथ छत पर बरामदे में लेटा था। उनकी नींद खुल गई। मैं थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा, गांव के एक कोने से आती हुई इन चीख पुकारों को सुनता रहा। बाद में रूपन से बोला, मुझे यहाँ से नफरत हो रही है, मैं कल ही वापस चला जाऊँगा। रूपन बाबू आज के जलसे में शरीक नहीं हुए थे, पर घर पर उनके पीने के लिए भंग पहुँचा दी गई। नींद भरी आवाज़ में बोले, कहाँ जाओगे दादा? वहाँ भी इसी तरह के हरामी मिलेंगे। रंगनाथ ने तेजी से कहा, मुझे वहाँ से भी नफरत हो रही है। रूपन बाबू ने करवट बदलकर जम्हाई लेते हुए कहा, नफरत करने वाले तुम होते कौन हो? कोई इनसे बाहर हो क्या? कहते कहते वे चारपाई पर बैठ गए और बोले, कई दिन से तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो। तुम तो इस तरह बोलते हो जैसे तुम विलायत से आए हो। बाकी सब काला आदमी जमीन पर हगने वाला है। सोना है तो चुपचाप सो रहो, नहीं तो बैठकर रात भर नफरत करते रहो। घर वापस आकर बद्री पहलवान ने देखा कि वैद्य जी दुखी हैं। उनके दुखी होने की पहचान यह थी कि उनका साफा कुछ ढीला हो जाता, मूछें बेतरतीब से हो जाती और हर तीसरे वाक्य के बाद में कहने लगते, क्या बताऊं, जो मन में आए सो करो।
बद्री पहलवान के एक मित्र को पड़ोस के जिले में नाजायज़ तौर से हथियार रखने के जुर्म में सजा हो गई थी। उसके मकान पर एक स्टेन गन, कुछ हैंड ग्रेनेड, एक राइफल और बंदूक पाई गई थी और यह प्रमाणित हो गया कि वह मित्र इस शस्त्रागार का मालिक है। मित्र ने मुकदमे में कहा कि न शस्त्रागार उसका है और न ये मकान ही उसका है। मकान अभियुक्त के अनुसार उसकी पत्नी का था, पर कोर्ट का दिल सुना जाता है कि ये अस्त्र देखते ही दहल गया। उसने मित्र को जैसे ही मौका मिला 2 साल की कैद सुनाकर जेल भेज दिया। बद्री पहलवान की दिलचस्पी अस्त्र शस्त्र में न थी, पर उन्होंने मित्र की मातमपुरसी में जाना आवश्यक समझा। मित्र ने इस समय हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी और खुद जमानत पर था। बद्री को उसने बहुत बार दोहराकर बताया कि हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, इस सबसे बहुत रुपया खर्च होगा, वह उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं है। बद्री ने इसका अर्थ लगाया कि इस मुकदमेबाजी का खर्च अड़ोस पड़ोस की सड़कों पर सूरज डूबने के बाद निकलने वाले राहगीरों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। चूंकि वे लूटपाट की घटनाओं की हिकारत की निगाह से देखते थे, इसीलिए उन्होंने मित्र को आश्वासन दिया, रुपए की चिंता मत करो, सब कमी भगवान पूरी करेगा। और मित्र ने मुस्कुराकर कहा कि जो कुछ है वह भगवान का ही दिया हुआ है। और ये कहते हुए उसने छप्पर के फूस से ठूसी हुई एक कपड़े की पोटली निकाल ली। पोटली में बहुत से नोट मुड़े हुए रखे थे। उनमें से 2000 रुपए के नोट मित्र ने बद्री के हाथ में इसरार करके रख दिए और कहा, इन्हें अपने पास रखो, मेरा क्या है, रमता जोगी बहता पानी, एक पैर यहाँ और एक पैर जेल में। अगर हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गई तो जमानत वहीं पर खत्म हो जाएगी। उस समय इसी रुपए से सुप्रीम कोर्ट जाने का इंतजाम करना। भगवान ने इस बीच 2-4 हज़ार का और हिसाब कर दिया तो वह भी तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। मेरे दिन खराब हैं, एक भगवान का और एक तुम लोगों का सहारा है। इस तरह भगवान की चर्चा समाप्त करके बद्री पहलवान जब अपने घर वापस आए तो अमानत ही के क्यों न हो, उनकी जेब में 2000 रुपये थे। आकर उन्होंने वैद्य जी को अपने मित्र की विपत्ति सुनाई और बताया कि शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी और इस हालत में मुझे भी कुछ दौड़ धूप करनी पड़ेगी। वैद्य जी ने गिरी आवाज़ में कहा, मैं क्या बताऊं, जो मन में आए। बद्री ने चौंक कर उनकी ओर देखा। वे साफा नहीं बांधे थे, पर उनकी मूछें बेतरतीब थीं। वे चिंतित हो उठे, समझ गए वैद्य जी दुखी हैं। कुरेद कर दुख के कारण का अनुसंधान किया। मालूम हुआ कि इधर 2-4 दिन से कई लोगों ने बहुत से गलत काम किए हैं। प्रिंसिपल ने शहर में जाकर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कॉलेज समिति की वार्षिक रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट अत्यंत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। उसकी भाषा प्रांजल और शैली अलंकारपूर्ण थी। वैद्य जी के सौंदर्य का निरूपण करते हुए उसमें उन्हें इस क्षेत्र का नर केसरी कहा गया। ये अच्छी तरह प्रमाणित था कि वैद्य जी को सर्वसम्मति से सहर्ष मैनेजर के पद पर फिर चुना गया है। उसमें यह नहीं लिखा था कि कुछ सदस्यों को कॉलेज के बाहर तमंचे के जोर से धमकाया गया, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। ये लिखित प्रमाण के बाद भी डिप्टी डायरेक्टर रामाधीन भीकम खेड़वी के इस आरोप की जांच करना चाहते हैं कि मैनेजर के पद का चुनाव तमंचे के जोर पर आतंकपूर्ण वातावरण में हुआ। जांच की गुंजाइश न हुए भी उन्होंने प्रिंसिपल को नोटिस दिया कि वे स्वयं जांच करेंगे और उसके लिए एक तारीख निश्चित कर दी है। खन्ना मास्टर ने भी डिप्टी डायरेक्टर को एक लिखित शिकायत दी और कई आरोपों के बीच यह भी कहा कि यहाँ अध्यापकों को जितना वेतन मिलता है उससे दुगनी रकम पर उनके दस्तखत कराए जाते हैं। ऐसा तो 70% कॉलेज में हुआ ही करता है और ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। डिप्टी डायरेक्टर ने वादा किया कि वे इसकी जांच भी करेंगे। सारे संसार में कटल नियम है कि रसीद जितने की होती है उतने की ही मानी जाती, पर इस लिखित प्रमाण के बावजूद वे जांच करने पर तुले हैं। मालवीय मास्टर के दुराचरण के विरुद्ध किसी ने गुमनाम पर्चा छपवाया। आरोप गलत हो या सही, पर गुमनाम शिकायत करना एक कायरतापूर्ण कार्य है। किसी बालक के साथ
व्यभिचार करना भी कायरतापूर्ण कार्य है, और यदि मालवीय ने ऐसा किया तो किसी को खुलकर इसकी निंदा करनी चाहिए थे इसकी निंदा करनी चाहिए थे। पर सुना गया कि खन्ना मास्टर कॉलेज के कुछ लड़कों की गवाही दिलाकर सब साबित करने जा रहे हैं कि ये पर्चा बेचारे प्रिंसिपल ने छपाया है। रूपन कुछ बोलते नहीं, पर सुना गया है कि खन्ना को पर्चे की छपाई का प्रमाण उन्हीं की सहायता से मिला। कई विद्यार्थियों को भड़काकर शिकायत कराई गई कि कॉलेज में सब कुछ होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। बेचारे मास्टर मोतीराम के विरुद्ध आरोप लगाया गया कि वे कक्षा में विज्ञान नहीं, आटा चक्की का कारोबार सिखाते हैं। इन सब का कोई लिखित प्रमाण नहीं, पर इसकी भी जांच होने वाली है। और तो और रंगनाथ भी अब कभी कभी खन्ना से बात करने लगा है। इधर उसके स्वास्थ्य का विकास तो हुआ, पर मस्तिष्क दूषित हो गया। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर युधिष्ठिर का बाप बनता है। उसने अपनी एक रिपोर्ट ऊपर भेजी। राम स्वरूप सुपरवाइजर ने जो 2000 रुपये के ऊपर का गबन किया था, वह वैद्य जी की जानकारी से हुआ, और उसने वे रुपये वैद्य जी से वसूलने का प्रस्ताव किया। मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से वैद्य जी ने तो रिपोर्ट इंस्पेक्टर के खिलाफ भेजी थी। उसके लिखित होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अनेक प्रयास करने के बावजूद उसका तबादला नहीं हो पा रहा। और तो और उन्होंने लिखकर दिया है कि इंस्पेक्टर शराब पीता है, और इस पर भी आज तक कोऑपरेटिव विभाग में ज्वालामुखी के विस्फोट की बात तो दूर, भूकंप तक नहीं आया। बद्री पहलवान पिता के पास तख्त पर एक पैर रखकर, उस पैर के घुटने पर एक हाथ की कोहनी रखकर, हाथ के ऊपर अपनी ठुड्डी रखकर खड़े हैं। दूसरी बात सुनकर बोले, बस। वैद्य जी ने कहा, तुम इसे बस कहते हो? मेरी सेवाओं का यही पुरस्कार है। बद्री पहलवान ने पुरस्कार वाले हिस्से को अनसुना कर दिया। बोले, ये झगड़े तो 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को 10 जूते मार दिए जाएं, ठीक हो जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ना माने और जांच कराने जाए तो उनका भी किसी से भरत मिलाप करा देंगे। खन्ना मास्टर के लिए हुक्म कर देंगे कि वे और उनकी पार्टी के लोग कल से कॉलेज के अंदर न जाएं। सबको बराबर गैर हाजिर बनाकर 15 दिन बाद निकाल कर बाहर कर देंगे। वैद्य जी ने टोक कर कहा, ऐसा कैसे हो सकेगा? प्रिंसिपल करेगा। त्रिपाठी को पारसाल कैसे निकाला था? उन्हें 1 महीने गैर हाजिर रखा गया था कि नहीं? वैद्य जी के चेहरे पर कुछ विश्वास की झलक देखते हुए बद्री पहलवान ने कहा, तुम ये सब ऐसे ही छोड़ दो, प्रिंसिपल ठीक कर देगा। छोटे ने इधर 2-3 पट्टे तैयार किए हैं, कॉलेज के बाहर उन्हीं की ड्यूटी लगा देंगे। खन्ना को कॉलेज के भीतर जाते हुए जूते मारेंगे। रंगनाथ चाहें जितना गिचिर पिचिर करें, उसकी फिक्र क्या? शहर का आदमी है, सुअर का सा लेड़, न लीपने के काम आए न जलाने के। तुम उधर देखो ही नहीं, घबराकर वापस भाग जाएगा। रहे रूपन, उन्हीं को 2-4 लपड़ मारने होंगे, सो सब जब चाहोगे मार दूंगा। वैद्य जी बद्री की प्रतिरक्षा योजना सुनकर थोड़ी देर शांत भाव से बैठे रहे, फिर अचानक बोले, रामदयाल तिवारी, उनकी अपील का क्या होगा? हाई कोर्ट में अपील की कोई तिथि निश्चित हुई है या नहीं? बद्री ने अपना पैर तख्त पर जोर जोर से रोप दिया और बोले, उसकी भी बात कर लेंगे, पहले यहाँ की बातें हो रही हैं वो हो लें। बताओ, यहाँ पर चिंता की और कोई बात बची? वैद्य जी ने सोचते हुए कहा, यहाँ तो ठीक ही हो जाएगा, पर ऊपर की राजनीति गड़बड़ा गई है। तभी क्षुद्र अधिकारियों का साहस बढ़ गया है। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का तबादला तक नहीं हो रहा, इसके पीछे बड़ी बड़ी राजनीति है, यही चिंता का विषय है। बद्री पहलवान ने कुछ झुंझलाकर कहा, राजनीति तो तुम ही जानो, हमने तो एक बात कह दी, इंस्पेक्टर को 10 जूते लग जाएंगे, न एक कम न एक ज़्यादा। कुछ सोचकर उन्होंने एक संशोधन रखा, वह छुट्टी लेकर बाहर निकल जाए तो जूता लगाने की कोई कसम भी नहीं है, छोड़ देंगे। वैद्य जी ने जोर से सांस खींची, उनकी देह ढीली हो गई, हाथ सिर पर पहुंच गए, पर चूंकि इस वक्त वे साफा नहीं बांधे थे, इसलिए उन्हें कसने के बजाय उनका हाथ उनके अपने मस्तक पर आशीर्वाद बरसाने लगा। उन्होंने फिर पूछा, रामदयाल तिवारी का क्या करोगे? बद्री पहलवान उसी तरह बोले, अब ये बात पूरी हो जाने दो। उन्होंने कुर्ते की जेब से कुछ नोट निकाले, वैद्य जी को देते हुए बोले, ये 1300 रुपया हैं। सुना है सुलह के कुछ रुपए दरोगा जी भी दे गए हैं, उन्हें मिलाकर 2000 पूरे कर डालो।
कोऑपरेटिव वाले जोर डाले तो पहले ही जमा कर दिया जाएगा। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, दरोगा जी ने जो दिया था वह थोड़ा तो जोगनाथ को दे दिया गया है। 400-500 बचता है, वह जनता का है। कोऑपरेटिव भी जनता की है। वैद्य जी ने बद्री को नोट वापस कर दिए। बोले, तो रखे रहो, आगे देखा जाएगा। बद्री इसके बाद अपने मित्र की बात करने के लिए नहीं रुके। मकान के अंदर जाने के लिए वे एक बार अपने बाप की ओर घूमे। फिर एक अजब सी आवाज़ में, जो पता नहीं इस बीच में वे कहाँ से सीख आए थे, फुसफुसाकर बोले, बाबू गया दिन से भी बात कर लो। बद्री पहलवान कुछ सालों से अपने बाप को बिना किसी संबोधन के ही पुकारते थे। बचपन से वे उन्हें बापू कहते थे, पर जवान होने पर कुश्तीबाजी की शुरुआत होते ही उन्होंने ये बचकानी हरकत छोड़ दी। वैद्य जी ने बद्री पहलवान की बात सुनी और ना जाने क्यों आंखें मूंद ली। सिपालगंज के बच्चे बच्चे को प्राणी शास्त्र का ये नियम याद था कि होशियार कौवा कूड़े पर ही चोंच मारता है। वैद्य जी के साथ यही हुआ। इस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ने बड़ी कठिनाई पैदा कर दी। पहले वाला इंस्पेक्टर जनतांत्रिक पद्धति से काम करता था, यानी जब यूनियन की इमारत पर भंग पिसने का प्रबंध होता तो सिल पर लोहे की पहली चोट पड़ते ही वह दूसरे सदस्यों से पहले ही वहां आ जाता और जनता का आदमी बनकर वहां के कार्यक्रमों में भाग लेता। यह इंस्पेक्टर भंग का शत्रु और वैद्य जी को प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर वैद्य जी के द्वारा ऊपर के अधिकारियों को लिखे गए पत्र के अनुसार शराब का शौकीन था। शराब के साथ ही उसे ईमानदारी की लत पड़ गई थी और यूनियन के सदस्यों से सहयोग करने की जगह उनका विरोध करने लगा। वैद्य जी को पहले विश्वास था कि इंस्पेक्टर का तबादला हो जाएगा, पर उनके पत्र का जब कई दिनों तक उत्तर न आया तो उन्हें चिंता हुई। पता लगाने पर विदित हुआ कि सारा खेल राजनीति का है और जिस तरह जन सेवकों का स्थानांतरण राजनीति द्वारा हो सकता है, उसी तरह उच्च राजनीति द्वारा ये रुक भी सकता है। तब उन्हें मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर के साथ शराब की बोतल और कलम तक का ही नहीं राजनीति की डोर तब उन्हें मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर के हाथ शराब की बोतल और कलम तक ही नहीं राजनीति की डोरियों तक भी पहुंच गए हैं। एक दिन वैद्य जी ने अकेले ही मित्रता की यात्रा पर निकलने का प्लान बनाया। शहर पहुंचकर सवेरे से ही उन्होंने दर्जनों बंगलों के चक्कर लगाए। कुछ जगह को छोड़कर जहां घंटा आध घंटा बाहर बैठना अपमान सूचक स्थिति नहीं माना जाता था, उनका उल्लासपूर्ण स्वागत हुआ और धक्का खाया। कुछ आत्मविश्वास उनके भीतर एक बार फिर से फनफनाकर उठ खड़ा हुआ। बहुत से बंगलों पर लोग उनसे वीर पुष्ट की गोलियां पाकर प्रसन्न हो गए। बहुतों को गोलियों के साथ ये सूचना भी देनी पड़ी कि उनका परिचय कुछ दिन पहले एक उच्च कोटि के ज्योतिष से हो गया है और यदि श्रीमान अपनी जन्म कुंडली दे दें तो उस पर पुनः विचार कराया जाए। कुछ लोगों का उत्साह चढ़ाने के लिए गोलियों की प्राप्ति ज्योतिषी का परिचय मात्र काफ़ी नहीं था। उन्हें बताना पड़ा कि ऋषिकेश के एक अमुक महात्मा जी अमुक तिथि को यहाँ आने वाले हैं। हाँ, वही महात्मा जिनके आशीर्वाद से अमुक पुलिस कप्तान के विरुद्ध सारे आरोप मिथ्या प्रमाणित हुए और यही नहीं, उन्हें तत्काल पदोन्नति भी मिली। उनसे रात्रि 10 बजे के बाद मिलने में अधिक सुविधा होगी। श्रीमान यदि चाहेंगे तो परिचय कराने के लिए उस दिन मैं भी आ जाऊंगा। उच्च स्तर के कई राजनीतिज्ञों और अधिकारियों को इस प्रकार परास्त करके अंत में वे उस बंगले पर पहुंचे जहां से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की रक्षा का आदेश निकल रहा था। वहां उन्हें विदित हुआ कि सहकारिता आंदोलन में नए चिंतन का संचार हुआ है, जो भाई भतीजावाद, जातिवाद, समाजवाद आदि उच्च वर्गीय सिद्धांतों को एक में लपेट कर भविष्य के कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत होता है। ये चिंतन कुछ इस प्रकार था कि यदि तुम्हारे हाथ में शक्ति है तो इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति को बढ़ाने के लिए ना करो, उनके द्वारा कुछ नई विरोधी शक्तियां पैदा करो और उन्हें इतनी मजबूती दे दो कि आपस में वे एक दूसरे से संघर्ष करती रहें। एक बार तुम्हारी शक्ति सुरक्षित और सर्वोपरि रहेगी यदि तुम केवल अपनी शक्ति के विकास की ही चेष्टा करते रहे और दूसरी परस्पर विरोधी शक्तियों की सृष्टि, स्थिति और संहार के नियंत्रक नहीं बने तो कुछ दिनों के बाद कुछ शक्तियां किसी अज्ञात अप्रत्याशित
कोण से उभर कर तुम पर हमला करेंगी और तुम्हारी शक्ति को छिन्न भिन्न कर देंगी। इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का यह परिणाम निकला कि उस बंगले पर अब सिर्फ अपने गुट के आदमियों की ही नहीं, दूसरे विरोधी गुटों की भी सिफारिशें सुनी जाती थी। और चूंकि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का तबादला रोकने की सिफारिश इस समय एक विरोधी गुट के टोली नायक की ओर से आई थी, चूंकि उस टोली नायक की शक्ति का उपयोग एक तीसरे विरोधी गुट के टोली नायक को रगड़ने के लिए होना था, इसीलिए वैद्य जी चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के तबादले के लिए आमरण अनशन ही क्यों न ठान लें, इस समय उनका तबादला होना असंभव था। वैद्य जी को ये बातें किसी ने नहीं बताई। इस तरह के बंगलों पर बहुत सी बातें सिर्फ देखने और सूंघने से मालूम हो जाती हैं, इसीलिए वे वहां पहुंचते ही ये सब समझ गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। उन्होंने बहुत समझाने की चेष्टा की, पर यह बात उलझती ही गई। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 33वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।